हाँ, अब ये लाइन टू लाइन सुनो, ये है क्या? बेटा टॉपिक का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी। इसका मतलब वो बात कर रहे हैं क्रोमोसोम के बारे में, वो बात कर रहे हैं क्रोमोसोम के बारे में। और क्रोमोसोम का लेन देन किसके साथ है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर के साथ है। किसके साथ है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। पता है आपके पेरेंट्स के क्रोमोसोम आप में आ गए, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, कॉल्ड एज। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। इसमें मैं ये बात करूंगा कि मेंडल ने हमें क्या पढ़ाया था, फिर मेंडल की डेथ हो गई, फिर मेंडल के केस को रीओपन किया गया। क्या है सर इस टॉपिक में? पहली चीज मेंडल के बारे में कि मेंडल इतना अच्छा वर्क कर गए लेकिन वो फेमस क्यों नहीं हुए। होता है कभी कभी आप अच्छा वर्क करते लेकिन आप फेमस नहीं होते हो। तो मेंडल ने अच्छा वर्क किया, फादर ऑफ जेनेटिक्स थे वो। फादर ऑफ जेनेटिक्स बाद में बोला हमने उनको, समझ में आया? हाँ, लेकिन मेंडल ने अच्छा काम किया लेकिन वो फेमस नहीं हुए। फिर मेंडल की डेथ हो गई, फिर मेंडल के केस को वापस रीओपन किया गया। फिर उस केस में क्या क्या पड़ा वो हम बात करेंगे। तो पहले वो क्या बता रहे हैं बेटा, इनका पहला ये बोलना है कि मेंडल जी ने अपना जो वर्क है पब्लिश किया था 1865 में। मेंडल जी ने उनका वर्क कब पब्लिश किया था? याद है आपको? 1865 में पब्लिश किया था, पब्लिश किया था। मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ये लाइन याद रखना। उनका वर्क काय पे था बेटा? हाँ, पब्लिश कब हुआ था? लेकिन ऐसे बहुत कारण है जिस कारण की वजह से उनके वर्क को पहचाना नहीं गया। आपको मैं बता दूं, 1900 तक उनके काम को किसी ने नजर भी नहीं, मतलब नजरअंदाज कर दिया। 1900 तक देख बेटा, वर्क कब पब्लिश हुआ, लेकिन 1900 तक इनके बीच में जितने भी ईयर्स है तब तक किसी ने भी उनके काम को वैल्यू नहीं दी। उनके वैल्यू कब आई? 1900 के बाद आई। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके, अब मैं बताऊंगा कि सर उनका काम किसी ने देखा क्यों नहीं। मैंने पहले बोला था ना कि जब मेंडल अपना काम कर रहे थे तो मेंडल थोड़े, मतलब वो थोड़े पुअर थे, गरीब थे। और डार्विन जो थे वो थोड़े रॉयल फैमिली से थे, उनके पिताजी फिजिशियन थे। डार्विन को दुनिया जानती थी, उसमें से वो सफ़र में निकल रहे थे। मेंडल ऑस्ट्रियन थे, डार्विन इंग्लैंड वाले थे। उस समय ब्रिटिश का इरा था, जहाज पकड़ो दुनिया पे राज करो, ऐसा काम था उनका। हर आइलैंड पे जाके देखो। तो डार्विन को पहचानते थे लोग, इनको कौन पहचानते थे? तो पहली चीज़ है पहचान। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन, मतलब वो अपना पेपर, अपना जो रिसर्च है वो जहाँ पर भी लेके जाते लोग रिजेक्ट कर देते। तो पहली बार प्रॉब्लम यह है कि लोगों के पास उनकी बात नहीं पहुंची। तो मतलब टाइम में प्रॉब्लम आई बेटा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई। ठीक है, ना उस वक्त कोई फेसबुक था ना कोई इंस्टा था, तो प्रॉब्लम तो आती। ठीक है, हाँ। इसलिए उनका जो वर्क है वो प्रॉपरली पब्लिश नहीं हो पाया और उसको पब्लिसिटी नहीं मिली। पहली बात तो समझ में आ गई सर, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? सेकंड प्रॉब्लम थी उनके जीन्स के बारे में। जीन के बारे में उन्होंने, देखो पहली प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन, जो नॉर्मल लोगों के पास नहीं पहुंची। दूसरी प्रॉब्लम है उनका रिसर्च। उनका रिसर्च था जीन के ऊपर। उन्होंने सबसे पहले जीन को जीन नाम नहीं दिया था, जीन को उन्होंने एक नाम दिया था फैक्टर। क्या बोला था?
तो पहला जो स्टेटमेंट है फैक्टर, ये उन्होंने दिया था एज अ जीन को। उनका ये बोलना था, मैं जो बोलूंगा उसको टिक करना, उनका ये बोलना था जीन का नेचर क्या है प्लस जीन कैसे होता है। डिस्क्रीट का मतलब है सेपरेट होना, जीन सेपरेट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कैपिटल टी, तो ये भाई साहब अलग अलग हो सकते हैं, इसको बोलते हैं सेपरेट होना। क्या बोलते हैं? सेपरेट। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट, मतलब सेपरेट हो सकते हैं ये जीन्स। तो ये स्टेबल है और ये सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है बेटा। जीन की और एक खासियत है, जीन बेटा किसको कंट्रोल कर सकता है? ट्रेट को। किसको? जैसे कैपिटल टी है, कैपिटल टी कंट्रोल करेगा टॉल वाले ट्रेट को, स्मॉल टी कंट्रोल करेगा डॉर्फ वाले ट्रेट को। पता है टॉल डॉर्फ कौन है? ट्रेट। रिपीट कर, टॉल कंट्रोल, कैपिटल टी कंट्रोल दी टॉल नाम का ट्रेट, स्मॉल टी कंट्रोल दी डॉर्फ नाम का ट्रेट। ठीक है। हाँ, और इनको ये बोलना था कि हमेशा अलील्स कौन से फॉर्म में रहते हैं। जैसे कैपिटल टी ये अलील है, पेयर में है। स्मॉल टी अलील है, पेयर में है। कैपिटल टी स्मॉल टी अलील है, पेयर में है। और इनका और एक बोलना था कि हमेशा, इनका ये भी एक बोलना था, कैपिटल टी स्मॉल टी अगर ये पेयर में है तो ये बोलते थे कि वो डिड नॉट ब्लेंड, ये मिक्स नहीं होते। क्या नहीं होते? मिक्स नहीं होते। थोड़ा ये उन्होंने गलती कर दी मिक्स होने में। इनका ये बोलना था कि ये मिक्स नहीं होते। आपको थोड़ा अगर मैं बता दूं तो ये ब्लेंड वाले कैरेक्टर में, ब्लेंड इनका बोलना था डिड नॉट, विच डिड नॉट ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब बेटा मिक्स। तुझे याद है? अभी अभी डिस्कस किया था मैंने। देख ले बेटा, ये है लाल कलर, ये है सफेद कलर। ये कौन सा कलर? लाल। ये अगर ये मैं मेंडल के हिसाब से बात कर रहा हूं, डिड नॉट मिक्स। डिड नॉट ब्लेंड का मतलब है डिड नॉट मिक्स। ये लाल कलर, ये सफेद कलर, दोनों एक जगह आ गए बेटा, तो मेंडल के हिसाब से ये कौन सा बनना चाहिए? रेड कलर बनना चाहिए। बराबर है। लेकिन अगर मैं वो इनकम्प्लीट की बात करूँ, वो मेंडल का ड्रॉबैक, इनकम्प्लीट की बात करूँ, अभी एग्जाम में था, वो इनकम्प्लीट की बात करूँ, तो अगर ये साथ में आ गए तो कौन सा कलर बनने के चांसेस है? मतलब ये मिक्स हो सकते हैं, वो ब्लेंड हो सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? मेंडल जी का बोलना था कि डिड नॉट ब्लेंड, लेकिन वो ब्लेंड हो सकते हैं। और इनकी जो प्रॉब्लम थी, जीन स्टेबल होता है, जीन डिस्क्रीट होता है, जीन जो होता है वो ट्रेट को कंट्रोल करता है, जीन पेयर में होता है, और वो ब्लेंड नहीं होता। ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें जो है वो बाकी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं की। देख पीले कलर में जितना मैंने टिक किया ना, ये सारी बातें किसने एक्सेप्ट नहीं की? बाकी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन, मतलब एक्सेप्ट नहीं की। समझ में आया? क्योंकि बाकी साइंटिस्ट को भी नॉलेज नहीं था, क्या एक्सेप्ट करेंगे? अगर आप बहुत ब्रिलियंट है, अगर आप अपनी केस आपसे लोअर वाले नॉलेज के पास लेके जाए, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? उसके दिमाग में नहीं जाएगा क्या बोल रहे हैं आप। एक तो ये मैथ्स वाले भी थे, और बायोलॉजी वाले को पहले मैथ समझ में नहीं आता। समझ रहे? इनका उनमें स्टैट था 1/4, 2/3 स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो उनकी प्रॉब्लम ये थी कि ये मैथ्स वाले भी थे, इनका लॉजिक बाकी साइंटिस्ट को, कितनी देखो कितनी बुरी बात है कि इन्होंने अच्छा वर्क किया लेकिन बाकी साइंटिस्ट को वो समझ में नहीं आ रहा। कितनी बड़ी दिक्कत थी। और उस वक्त सेल डिवीजन पता नहीं था लोगों को, साइंटिस्ट को पता नहीं था सेल डिवीजन क्या होता है, व्हाट इज माइटोसिस, व्हाट इज मियोसिस। क्रोमोसोम अलग होते हैं पता ही नहीं था। क्रोमोसोम अलग होते हैं ये तब पता चला जब मियोसिस पता चला। क्या पता चला? पता है ना, मियोसिस में एनाफेज, याद है? इन मियोसिस एनाफेज क्या अलग होते हैं? क्रोमोसोम या क्रोमैटिड। मतलब मेंडल की सोच देखो आप, क्या से क्या थी। उस वक्त ना माइटोसिस पता, ना मियोसिस, ना कोई अच्छे से कोई माइक्रोस्कोप था। सब ये लॉजिक वाले खेल थे। ठीक है सर, तो इनकी जो थ्योरी है बाकी साइंटिस्ट को समझ में नहीं आई।
ठीक है। और उसमें से ये मैथमेटिशियन भी थे। मैं पहले क्लियर कर दूं, इन्होंने बायोलॉजी पढ़ लिया था, इन्होंने मैथ्स पढ़ लिया था, लेकिन वो बायो और मैथ्स के टीचर नहीं थे। वो सिंपल सी बात है, मैंने लास्ट टाइम बोला था, वो चर्च में एक फादर थे। फादर का मतलब जानते हो आप, जैसे एक धर्म गुरु होता है, जैसे अपने आप पुजारी बोलते हैं, मंदिर का पुजारी, वैसे ही चर्च में एक पोस्ट होती है, हाँ, प्रिस्ट। इसको क्या हुआ, हाँ, ओके। तो फादर होता है, बिशप होते हैं, प्रिस्ट होता है। तो एक जो ना मेंडल, ये मॉन्क थे, क्या थे, मॉन्क। ये बच्चों को वहां पढ़ाते थे, और एज अ हॉबी उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने बोला था लास्ट टाइम, एज अ हॉबी उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर। गॉट इट, हाँ, क्लियर हुआ। जैसे होते हैं ना मौलाना वगैरह, हाँ वैसे उनको मॉन्क बोलते हैं। तो याद रखना, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आया तो याद रखना क्या थे वो, ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रियन मॉन्क। these were called as, हाँ, हमारा ये रह गया सर पैराग्राफ। इन 1900 तीन साइंटिस्ट आए बेटा, जिन्होंने मेंडल को रिप्रेजेंट किया पूरे दुनिया के सामने। अच्छा हुए तीन साइंटिस्ट आए, इन्हीं की वजह से मेंडल क्या थे हमें पता चले। उसमें से दो नाम आपने, एक ही नाम जानते हैं आप, ये पहले वाला डी वेरिज, दूसरा, तीसरा बड़ा प्रोनाउंसिएशन खतरनाक है इनका, ये टी को साइलेंट रख बेटा, टी को साइलेंट रख। क्या है नाम, हाँ, क्या नाम है अनुष्का, बोलो, शेमार। हाँ, टी को साइलेंट रखो, ओके। तीन साइंटिस्ट है सर, तीनों के नाम टिक कर बेटा। इन्होंने मेंडल की वाली केस रीओपन किया था, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट था इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। तीनों का एक ही प्रोजेक्ट था बेटा, सेम इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, इसलिए उन्होंने मेंडल के फाइल को ओपन किया था। उनको पढ़ना था ये क्या होता है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। उसी वक्त एक और चीज की हमें खोज की थी, उसी वक्त हमने एक चीज की खोज की थी। कौन सी खोज थी वो, सेल डिवीजन। तो और क्लियर हुआ फिर मेंडल क्या बोलना चाहते थे। ठीक है बेटा, उसी वक्त डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस भी हुआ था, ओके। एंड लास्टली सेल डिवीजन के बारे में पता चला था हमें। क्यों सर, क्योंकि उस वक्त एक बहुत बड़ी खोज हुई थी, वो है माइक्रोस्कोपी। कौन सी खोज हुई थी, मतलब बेटा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के आने से आपने सेल को अच्छे से पढ़ा, सेल को पढ़ने से आपने न्यूक्लियस को पढ़ा, न्यूक्लियस को पढ़ने से आपने क्रोमोसोम को पढ़ा, और उसी वक्त आपने और एक चीज पढ़ी, वो है सेल डिवीजन। क्या पढ़ा, उससे पता चला व्हाट इज माइटोसिस, व्हाट इज मियोसिस। और मियोसिस के बारे में पता चलने की वजह से आपको पता है कि क्रोमोसोम कैसे अलग होते हैं, जो मेंडल ने बिना माइक्रोस्कोप के, बिना सेल के बोला था हमें कि क्रोमोसोम अलग हो सकते हैं, जीन्स अलग हो सकते हैं। डिस्क्रीट का मतलब है जीन्स अलग हो सकते हैं, ये मेंडल जी ने बोला था, और ये सब साबित हो रहा है सच में। दीज वेर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स, ओके, दीज वेर कॉल्ड एज क्रोमोसोम। तो उन्होंने हमें एक सिंपल सी बात बोली थी कि जो एक न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी होती है, न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी होती है जो कलरफुल बॉडी होती है, न्यूक्लियस के अंदर एक कलरफुल बॉडी होती है बेटा, उसका नाम क्या है, कौन सी बॉडी है ये, हाँ। और इसको देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्टेनिंग, पता है आपको, वो ऐसी प्लेट्स रहती हैं, प्लेट्स के ऊपर हम कलर ऐड करते हैं, उसको स्टेनिंग बोलते हैं, ओके। हाँ सर समझ में आया। इसमें क्या आईएमपी है, वो 1900 आईएमपी कर, तीन साइंटिस्ट के नाम आईएमपी कर, बाकी इतना आईएमपी है नहीं। किन्होंने इनकी केस रीओपन की, वो आईएमपी है बेटा। उसके बाद हमें
इनका नाम टिक कर, सेटन एंड बोवेरी, इनका नाम टिक कर, सेटन एंड बोवेरी, इनका नाम शुटन नहीं है, सेटन एंड बोवेरी। इन्होंने क्या पढ़ा था? इन्होंने पढ़ा था बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। इन्होंने पढ़ा था बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। हाँ, सुन ले मेरी बात। ये जो येलो कलर की लाइन है ना बेटा, इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, मीनिंग समझाऊंगा। सेटन एंड बोवेरी ने क्या बोला था? इन्होंने बोला था क्रोमोसोम जैसा बिहेवियर करते हैं वैसा ही बिहेवियर आपके जीन्स करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, जैसा कौन बिहेव करता है, सेम बिहेवियर कौन करते हैं? जीन्स। कैसे? ध्यान दे इधर बेटा, ध्यान दे इधर। अभी सर ये क्रोमोसोम है सर। हाँ बेटा ये क्रोमोसोम है बेटा, क्रोमोसोम पेयर में है बिकॉज दे आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम? द क्रोमोसोम अगर पेयर में है तो कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के यहाँ पे बेटा आपके जीन्स है, इसका नाम है कैपिटल टी, इसका नाम है स्मॉल टी। समझा बेटा? इसका नाम क्या है? कैपिटल टी, इसका नाम क्या है? तो ये आपके क्रोमोसोम है सर। तो जैसा आप क्रोमोसोम बिहेवियर करेगा वैसा आपका जीन्स बिहेवियर करेगा। कैसे सर? बेटा एक समय आया गमीट फॉर्मेशन का, फिलहाल ये पेयर में है, पेयर के बाद इनका गमीट बनेगा। तो मैंने लास्ट टाइम बोला था जैसे कोई गमीट बनता है बेटा, तो गमीट में सिंगल क्रोमोसोम की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? सिंगल क्रोमोसोम की एंट्री होती है। यहाँ पर बेटा सिंगल क्रोमोसोम की एंट्री होती है, बोला था मैंने। एक गमीट में एक सिंगल क्रोमोसोम आएगा, पेयर क्रोमोसोम नहीं रहते। इसको बोलते हैं अपन हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसके पहले जो सेल था वो डिप्लॉइड था। जब भी तेरा क्रोमोसोम पेयर में रहता है तो उसको क्या बोलना? डिप्लॉइड बोलना। और जब गमीट बनेगा तो वो सिंगल आता, मतलब क्या बोलना? हैप्लॉइड बोलना। तो क्रोमोसोम जैसे अलग हुआ बेटा, उसी वक्त और एक चीज अलग हो गई जिसका नाम है जीन्स। क्या अलग हो गया? तो जैसे क्रोमोसोम का बिहेवियर वैसे जीन्स का बिहेवियर। एक गमीट में एक क्रोमोसोम आया, वैसा ही एक गमीट में एक सिंगल जीन आया। आया कि नहीं आया जीन? अरे देख रहे ना तुम, मतलब जैसे किसका बिहेवियर? क्रोमोसोम का, वैसा किसका बिहेवियर? जीन्स का। एक गमीट में, ये गमीट है बेटा पूरा, कोई स्पर्म वगैरह होगा इधर। एक गमीट में एक क्रोमोसोम, तो एक गमीट में एक जीन्स, बाकी उधर चला गया इसके साथ। समझ में आया बेटा? तो किसका बिहेवियर पैरेलल है? क्रोमोसोम और जीन्स का। अपना एक दोस्त होता है ना, घर वाले बोलते हैं ना, तू जैसा कर, मतलब वो जैसा करता है तू भी वैसे ही करने लगा। वो क्रोमोसोम जैसे बिहेव करता है तू भी वैसे बिहेव करने लगा, जीन जैसा। हाँ, ओके। तो रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। तुझे पता है क्रोमोसोम का बिहेवियर हमने कब कब पढ़ा था? क्रोमोसोम का बिहेवियर पढ़ा था हमने ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसमें दो प्रकार आते हैं, एक का नाम है माइटोसिस, एक का नाम क्या है? सर व्हाट इज बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम? बेटा पूरी डायग्राम देख ले, वो पूरा बिहेवियर है क्रोमोसोम का। उसमें हमने पढ़ा है प्रोफेज के में क्या होता है क्रोमोसोम का, मेटाफेज में क्या होता है क्रोमोसोम का, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है। दिख रहा है क्रोमोसोम नाच रहे इधर उधर? दिख रहा है क्या? प्रोफेज में इधर उधर फैल गए हैं, मेटाफेज में वो एक ही जगह पे आ गए हैं, एनाफेज में अलग अलग हो गए हैं, टीलोफेज में भी वो क्या हो चुके हैं? अलग अलग हो चुके हैं। कहीं दिख रहा है आपको? तो वो जो तस्वीरें हैं बेटा उसी का नाम क्या होता है? बिहेवियर। ठीक है बेटा? हाँ सर। तुझे एक पता है, हमेशा याद रखना, तेरे सेल में, तेरे किसी भी सेल में अगर तेरा सेल डिप्लॉयड है तो तेरे सेल में एक चीज याद रखना, क्रोमोसोम कैसे रहते हैं बेटा और जीन्स कैसे रहते हैं? हमेशा पेयर में रहते। कैसे रहते? मैं डायग्राम बना के दिया था, डायग्राम ड्रॉ कर वहीं पे। तेरे सेल में याद रखना क्रोमोसोम हमेशा कैसे रहते हैं? पेयर में रहते हैं। तो सर अपना जीन्स भी पेयर में रहता सर, जैसे कि ये और ये जीन्स है बेटा, इसको कैपिटल टी इसको स्मॉल टी लिखना। क्रोमोसोम और जीन्स हमेशा पेयर में रहते हैं और कोई नहीं रहता, सिंगल नहीं रहते वो।
इसलिए हमेशा हम ऐसे ही लिखते हैं, एक तो ये ऐसा लिखेंगे या ऐसा लिखेंगे, ऑलवेज इन पेयर में लिखते हैं अपन जीन्स को। और ये बता मुझे तू, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कैपिटल टी, यहाँ पे क्या लिखा पता है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी कौन से क्रोमोसोम पे है, वो ये क्रोमोसोम है जिसको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, देख ऐसा होता है ये, गड़बड़ मत कर तू, गड़बड़ मत करना बेटा। अब मेरी बात गौर से सुन, गड़बड़ नहीं, हाँ। अब बता, यहां पर मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ किया, तुझे पता है इन क्रोमोसोम का नाम क्या है, एससी का मतलब क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम है ये, उसी के बाजू में और एक क्रोमोसोम मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहां मैं लिखता हूं कैपिटल टी, उसी के बाजू वाला जो क्रोमोसोम है वहां पे मैं लिखता हूं स्मॉल टी। ये सही जोड़ी है, ये सही जोड़ी है। जोड़ी ऐसी नहीं होती कि एक आपका कैपिटल टी यहां पर है, दूसरा आपका स्मॉल टी यहां पर है, ये गलत है, ये पेयर गलत है। ये वाली पेयर कैसी है बेटा, गलत है, ऐसा नहीं होता कभी। हमेशा याद रखना, जीन्स कौन से पेयर में रहते हैं, जीन्स पेयर में रहते हैं। जीन्स बोल या अलील बोल दोनों एक ही चीज है, जीन्स बोल या अलील बोल दोनों एक ही चीज है। नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, एक ही चीज है वो। तो आपके पेयर में क्या है बेटा, जीन्स, और वो कौन से क्रोमोसोम में है, होमोलगस की नॉन होमोलगस, बता। इस वाले पेयर का नाम क्या है, होमोलगस। इस वाले पेयर का नाम क्या है, तो आपके जीन्स कहाँ है बता, होमोलगस पे। ये लास्ट वाली लाइन टिक करना, टू अलील का मतलब है टू जीन्स, ये हमेशा पेयर में रहते हैं, और पेयर हमेशा कहाँ पाई जाती है, होमोलगस साइट ऑफ होमोलगस क्रोमोसोम। सर ये बताइए व्हाट इज होमोलगस साइट। बेटा होमोलगस साइट का मतलब ये होता है, देखना तू, कैपिटल टी जिस जगह पाया जा रहा है उसी जगह पे स्मॉल टी है, जगह भी वही है, जगह भी वही है। वो देख यहाँ पर मैंने पॉइंट ड्रॉ किया, सेम पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, उसका नाम है होमोलगस साइट। क्या नाम है, होमोलगस क्रोमोसोम तो है ही, जगह भी सेम है। क्लियर हुआ। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता, पूरा कंसेप्ट सुन ले आज, बता इस क्रोमोसोम का नाम क्या है, होमोलगस। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता, कैपिटल टी यहाँ लिखता और स्मॉल टी में अगर यहाँ लिखता, तो इसको बोलते हैं, ये कुछ जगह चेंज हो, क्रोमोसोम भले वही है, होमोलगस क्रोमोसोम है, लेकिन जगह चेंज हो गई। अब जगह होमोलगस लोकेशन नहीं है, ये नॉन होमोलगस जैसा है, मतलब ये कुछ अलग ही जगह है। व्हाट इज होमोलगस साइट, होमोलगस साइट का मतलब है जहां पे कैपिटल टी है उसी जगह पे तेरा क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं कौन सी साइट, इसको बोलते हैं होमोलगस साइट। समझते हैं, सब क्लियर हुआ। आयुष जी समझ रहे हैं लाइन टू लाइन, अब कोई गड़बड़ हो रही है क्या, नहीं, ओके। कहाँ तक आए हम, हो गया वो, क्या हो गया, पूरा पैराग्राफ थोड़ी हुआ, हो गया क्या, ओके। आपने वो डायग्राम बनाई क्या रे, दो क्रोमोसोम की, उस पे दो जीन्स की, हाँ। ये एक डिफरेंस है क्रोमोसोम वर्सेस जीन का, उन्होंने पूछा इसमें ए कौन है और बी कौन है। बेटा जो ए है उसको हम क्रोमोसोम लिखते हैं, और बी को हम जीन्स लिखते हैं। ए को क्रोमोसोम लिखते हैं, बी को जीन्स लिखते हैं। हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, लिख लो आप भी। ए का नाम क्या है और बी का नाम क्या है, जीन्स। चल पहला पॉइंट एक्सप्लेन करते बेटा, ध्यान दे इधर, बता पहला पॉइंट क्या है, क्रोमोसोम ऑकर इन, जीन्स आल्सो ऑकर इन। सर कोई में डिफरेंस नहीं है, सब सेम है, हाँ बेटा सेम है, पहला पॉइंट सेम है। दूसरा पॉइंट दे,
सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट होना, सेग्रीगेट एट टाइम ऑफ द गमीट फॉर्मेशन। एक चीज याद रखना, क्रोमोसोम उसी वक्त सेपरेट होते हैं जब गमीट फॉर्मेशन हो, मतलब मियोसिस हो। गमीट के वक्त ही होता है मियोसिस। समझा मैंने क्या बोला? मैं रिपीट करता हूँ, क्रोमोसोम अलग कब होते हैं? एक तो क्या हो रहा है, मियोसिस, मतलब है गमीट फॉर्मेशन। नाम सुना है स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। ये स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये किसकी स्टेप है? ये मियोसिस की स्टेप थी बेटा, याद है ना? मियोसिस 1 मियोसिस 2 था ना उसमें। तो याद रखना, क्रोमोसोम हमेशा कब अलग होते हैं? जब कौन सा वक्त हो? गमीट फॉर्मेशन। तो उन्होंने क्या बोला सर, इधर और इधर बेटा सेम चीज है बेटा, दोनों की चीज सेम है। सर कौन सी? समझाऊंगा, ध्यान दे इधर, जगह भी नहीं है, ठीक है? देख ले इधर, सर ये क्रोमोसोम है। हाँ बेटा ये क्रोमोसोम है और ये पेयर में है। ये आपका डिप्लॉइड सेल है, ये आपका डिप्लॉइड सेल है। जब गमीट फॉर्मेशन का वक्त आता है तो ये अलग हो जाते हैं। गमीट फॉर्मेशन में ये एक अलग गमीट, ये दूसरा गमीट, दो गमीट बन गए हैं आफ्टर मियोसिस। वैसे चार गमीट बनते हैं। और बेटा इसके अंदर दो में से कोई एक क्रोमोसोम आ जाता है। सेम इसके भी अंदर दो में से कोई एक क्रोमोसोम आ जाता है, मतलब वन गमीट विथ वन क्रोमोसोम, अदर गमीट विथ अनदर क्रोमोसोम। समझ में आया तुझे? यहाँ बता क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन उसमें क्या स्टेटमेंट है? वन गमीट विथ वन क्रोमोसोम। सेम हाल उसका है, गमीट का सेम हाल गमीट का है। सर बताओ कैसे? हाँ मैं डॉट के फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूँ, देख ले इधर। ये तेरे गमीट, ये है बेटा जीन्स है या अलील है? बता ये लाल कलर कौन है? जीन्स या अलील? समझ में आया? सर ये अलील है या जीन्स है? जीन्स सिंपल भाषा बोलते हैं। ये सर लाल कलर के जीन्स है। अब लाल कलर का जीन्स सेम हाल है सर, क्रोमोसोम के साथ वो अलग हुआ। बता क्या हुआ, बोल। वन गमीट विथ वन जीन, सेकंड गमीट विथ सेकंड जीन्स। समझ में? वो भी क्या हुआ, अलग। मतलब क्रोमोसोम के साथ और एक चीज अलग हो गई, कौन सी? जीन्स। समझता है? ओके, मतलब दोनों पॉइंट सेम है सर। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है उसकी दोस्ती टूट भी सकती है, और डिपेंड का मतलब होता है उसकी दोस्ती जारी रहेगी। ये बचपन के दोस्त है, ये बचपन के दोस्त है बेटा दोनों। एक का नाम श्याम, एक का नाम घनश्याम। इनकी दोस्ती, उन्होंने कसम खाई थी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई कि तोड़नी पड़ी। इसका मतलब उनकी दोस्ती डिपेंडेंट थी क्या? उनकी दोस्ती कैसी थी? इंडिपेंडेंट थी। कैसी थी? ये कोई वो डिपेंडेंट का मतलब होता है वो वाला पॉलिनेशन, वो बोला था हमने, फीग और मौत वाला, एक मर गया दूसरा मर जाएगा, है ना? हाँ, इनकी दोस्ती कैसी है? डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है। झगड़ा हो गया, चल दुश्मनी आज से। मतलब कैसी दोस्ती है? इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि दोस्ती टूट गई तो एक ने जान दे दी, ये कोई लल्ला मजनू नहीं है, है ना? वो तो होता है देवदास प्यार में, एक ने जान दी दूसरी भी जान दे देगा। बेवकूफी और कुछ नहीं है, बड़ा फैड है अपने इसमें। लैला मर गई मजनू मर गया। भाई इंडिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंट रहो।
पहली चीज तो लफड़े पढ़ो ही मत अपना नीट एग्जाम होने तक। मतलब उसके बाद पढ़ना है क्या सर? उसके बाद तो अपने आप मैच्योर होते हो, तुमको ही डिसाइड करना पड़ता है, मतलब तुम डिसीजन ले सकते हो। फिलहाल तुम इमैच्योर हो, क्या हो? हाँ, जो फैसला लोगे वो गलत ही होगा। और जब तुम एमबीबीएस जाओगे ना, तब मैच्योरिटी आती है, तब किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके डिसीजन आप खुद लेते हो कि लाइफ में क्या करना है। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, अभी जो भी है सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। प्यार प्यार फालतू की चीज है वो अभी। हाँ, सुन ले, समझा मेरा एग्जाम्पल क्या है था? क्या है? दे आर इंडिपेंडेंट। कभी कभी होता है ना, जैसे कि हम बोलते ना कि स्पेशली फीमेल ने अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, बिकॉज वो क्या बनेगी? इंडिपेंडेंट। तो पहले वो, पहले जमाने की औरत हमेशा हस्बैंड पे डिपेंड रहती थी, उसको क्या बोलते हैं पर डिपेंडेंट बोलते थे। अभी आजकल क्या है ट्रेंड? इंडिपेंडेंट हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि दूर दूर हो जाओ, इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ ही रहो, लेकिन यू नो दैट होता है ना, वो एक सोशली है, वो अलग चीज है। समझा बेटा इसका मीनिंग क्या है? इंडिपेंडेंट। ये भी क्या है? और आप भी पता है क्या, अम, हमारे स्कूल में एक बच्चा था, वो वो एक है ना अपने, पता है क्या, कुछ ऐसे दोस्त रहते हैं अपने, वो आप पे डिपेंड रहते हैं एग्जाम के लिए। वो तू करके आना, मैं तुझे पूछ लूंगा, वो बताना मुझे, वो पूरा तेज पे डिपेंड रहता है वो, 100% डिपेंड रहता है, खुद कुछ नहीं पढ़ाई करता और एग्जाम के वक्त मेरे पास ही बैठना। उसको डिपेंड बोलते हैं। हाँ, जैसे क्रोमोसोम अलग अलग हो सकते हैं, सुन ले मेरी बात, जैसे क्रोमोसोम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे क्रोमोसोम अलग अलग हो सकते हैं, वैसा ही बेटा क्या अलग अलग हो सकता है? जीन्स। क्या अलग अलग हो सकता है? मतलब तीनों पॉइंट एक जैसे ही है, तीनों पॉइंट एक जैसे ही है। बात समझ में आ गई? टॉपिक क्लियर हुआ? तीनों में कोई डाउट है क्या? अब बता, ए सेक्शन का है, क्रोमोसोम का है, बी का है। इसमें सिर्फ मैं एक चीज आपको बताऊंगा बेटा, वो थोड़ी डिफरेंस है, वो समझाऊंगा मैं। जीन्स में दो प्रकार आते हैं, एक का नाम है लिंक जीन्स, एक का नाम है नॉन लिंक जीन्स। इतना सुन ले, जीन्स में दो प्रकार, लिंक और नॉन लिंक। अब मेरी बात गौर से सुन, क्रोमोसोम और इसमें एक ही फर्क है। सर ये क्रोमोसोम है, सर ये क्रोमोसोम है, हाँ बेटा ये क्रोमोसोम है। मेरी बात गौर से सुनना बेटा, यहां मैंने कैपिटल टी लिखा और यहां मैंने स्मॉल टी लिखा, बराबर है। और समय के साथ ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। हाँ सर, समय के साथ ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग हो गए ना, अलग अलग हो गए बेटा ये, ठीक है, ये अलग अलग हो गए। तो यहाँ वो रूल फॉलो होता है। यहाँ पे आपका ये जो टी है और ये स्मॉल टी है, इसको बोलते हैं नॉन लिंक जीन्स। कौन से जीन्स? क्योंकि वो अलग अलग हो गए हैं। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है बेटा, मैं लिंक की बात करना चाहूंगा, लिंक की बात सुन। अगर कंडीशन ऐसी है, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपका एक कैपिटल टी यहाँ है और दूसरा स्मॉल टी उसी क्रोमोसोम पे है, मैं देख फर्क जान रहा हूं, फर्क देख ले, एक टी कहाँ था? यहाँ। एक टी कहाँ था? यहाँ। लेकिन थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया अभी। क्या उल्टा बोल दिया सर आपने? बता, एक टी कहाँ पे है? एक क्रोमोसोम पे है, उसी क्रोमोसोम पे कौन सा टी है? स्मॉल टी। इसको बोलते हैं लिंक जीन्स। क्या बोलते हैं? ये कौन से जीन्स थे? नॉन लिंक। लिंक का मीनिंग पता है? लिंक। अरे लिंक नहीं पता क्या? जुड़ाव बोलते हैं लिंक को। ये कैसे जीन है बता? नॉन लिंक। ये कैसे जीन है? अब ये बता तू, अगर ये क्रोमोसोम अलग भी हो जाए
तो क्या जीन्स अलग हो सकते हैं? बेटा बता हाँ या ना। अगर ये क्रोमोसोम अलग भी हो जाए, ये अगर अलग भी हो, क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रोमोसोम हो गया अलग, लेकिन क्या ये जीन्स अलग हो पाएगा? नहीं सर। क्यों बता? क्योंकि वो लिंक जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे है। कैसे है? तो बता कौन से जीन्स अलग हो सकते हैं? जो जीन्स क्या रहते हैं? नॉन लिंक। क्या रहते हैं? नॉन लिंक। इसको बोलते हैं नॉन लिंक। बस इतना फर्क है जीन्स और क्रोमोसोम में कि जीन्स में सिर्फ नॉन लिंक वाला जीन्स अलग होगा, लिंक वाले जीन्स जो है वो अलग नहीं हो सकते। इसको बोलते हैं बेटा लिंक जीन्स। ठीक है? हाँ, बस इतना ही फर्क है। एक लाइन लिख ले। चल लाइन लिख ले, बाद में डायग्राम बना। लिख ओनली, ओनली, ओनली नॉन लिंक, ओनली non-linked genes can separate. Only non-linked genes can separate. But, 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 linked genes cannot. Linked genes cannot. Linked genes cannot. समझा बेटा?